नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसके बीच का नाम क्या है? बीच के सीमा का नाम, रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच तो जानिए रहे हैं कि क्या है, रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्या क्लियर? भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ, और मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत और चीन के बीच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है, जब देखिएगा मैप पर तो उत्तरी अक्षांश जो है ऊपर की ओर जब बढ़िएगा तो वो कर्क रेखा होता है। क्या होता है? कर्क रेखा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और उत्तरी अक्षांश, जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछ लेगा तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो कर्क रेखा हम लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस प्रकार से 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? देखिए, भारत का मानक समय पूछ रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा आगे की ओर चलता है भारतीय मानक समय। क्लियर? अब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 82.5 डिग्री क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है? पूर्वी देशांतर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा देश वो रसिया है। कौन है? रूस है। ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। और सेकेंड स्थान पर कनाडा है। सेकेंड स्थान पर कौन है? कनाडा है। क्लियर? जबकि तीसरे स्थान पर चाइना होता है। क्लियर? और चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 28 गो क्या है? राज्य है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अरुणाचल प्रदेश एवं कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर होता है? भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में जो समय होता है, तो कहता है कितने समय का अंतर होता है? कितने समय का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 2 घंटा कैसे होता है? चूँकि ये जो है 29 डिग्री देशांतर के लगभग होता है।
ये 29 डिग्री देशांतर के लगभग अंतर का होता है। और हम लोग जानते हैं कि 2 देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतर के मध्य कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो स्थानीय समय में जो है वो 29 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री का? 29 डिग्री। तो 29 गुना हम लोग अगर 4 कर दें तो कितना हो जाता है? 9 चौके 36 और 4 दूना 8 3 11, यानी कि 116 घंटा, 116 मिनट हुआ। ये मिनट में निकाल रहे थे, अर्थात 2 घंटे के बराबर हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आप क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जैक्ट आंसर लेगा तो इसका नन ऑफ दीज हो सकता है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। अगर अप्रॉक्सली लिया जाए तो 116 मिनट अर्थात कितना? 2 घंटे के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7 देशों को छूती है। स्थलीय सीमा जो है, भारत का जो स्थलीय सीमा है, मैप पर जाइएगा तो कितने देशों को छूती है? 7 देशों को छूती है। कौन कौन देश है? बांग्लादेश है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है और अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान, इस तरह से 7 देश हैं। अब 7 देश में सबसे बड़ा जो, सबसे ज़्यादा जो स्थल छेकता है, सटता है, वो बांग्लादेश के साथ सटता है। और सबसे कम जगह जो सटता है वो अफ़गानिस्तान के साथ सटता है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी लोग जान रहे हैं कि कोसी जो नदी है वो बिहार का शोक कहलाता है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। और दामोदर नदी को तो जानिए रहे हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो पूछा जा रहा है, ये इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। जबकि इंदिरा जो कॉल होता है, इंदिरा कॉल, वो क्या है? उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए तो वो इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा राज्य क्रमशः कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा राज्य क्रमशः कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। क्या है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो क्लियर? गोवा और राजस्थान, ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है और सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ देगा तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? कितना प्रतिशत भूभाग जो है मैदानी है? तो 43% भूभाग जो है वो मैदानी है। क्या है? 43% भूभाग मैदानी है। जबकि 11% जो है वो पर्वतीय है और 18% जो है पहाड़ी है और 28% जो है वो पठारीय है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये दोनों को जोड़ देता है, 11 और 18 को, और 29% जो है पूरे का ले लेता है, पर्वतीय क्षेत्र ले लेता है। क्लियर? कभी कभी ऑप्शन 29% लेता है पर्वतीय क्षेत्र का। तो क्वेश्चन क्या था? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? तो 43% भूभाग मैदानी है। क्लियर?
और 11% भूभाग जो है पर्वतीय है और 18% भूभाग पहाड़ी है और 28% भूभाग जो है वो पठारीय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। जब हिस्ट्री में पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पेंजिया जो है किस प्रकार से टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में चेंज हो जाता है और हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग कैसे हो जाते हैं, ये हम आगे विस्तार से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में असत्य कौन है? देखिए ये असत्य को ढूंढना पड़ेगा। निम्न में असत्य कौन है? राज्य है और दर्रा से संबंधित है। राज्य एचपी में कौन कौन दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़लच्चा दर्रा है। ये ऑप्शन सही है। उत्तराखंड यूके उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है? माना दर्रा है, नीति दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है। ये भी ऑप्शन सही है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा सिक्किम है। तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो असत्य कौन खोज रहा है? तो असत्य इसमें कोई नहीं मिला, सभी सत्य मिल गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। सभी क्या है? सत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8848 कितना है? 8848 मीटर अप्रोक्सीमेट में, और 8.86 मीटर जो है ये एग्जैक्टली होता है। कभी कभी ये 48 के स्थान पर 50 भी ले लेता है, 4850, तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 8848.86 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ है? तो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। कहाँ पर है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन है? तो जब हम ग्राफ लेके चलते हैं तो देखिएगा इधर से अलकनंदा आती है और इधर से जो है भागीरथी आती है। अलकनंदा और भागीरथी जो है दोनों मिल जाता है कहाँ पर? प्रयागराज में, जहाँ पर देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और देव प्रयाग के से जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से जो है इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यहाँ से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ जाता है। और गंगा में जो पहली नदी आती है मिलकर के इधर से आती है और ऐसे करके यहाँ पर आके मिलती है कन्नौज के पास। कहाँ पर मिलती है? यहाँ कन्नौज एक शहर है और कन्नौज के पास आकर के मिलती है, जिसको हम लोग राम गंगा नदी बोलते हैं। इधर से कौन से नदी मिलते हैं? राम गंगा नदी मिलते हैं। कहाँ पर? कन्नौज के पास। और कन्नौज के जस्ट इधर आप देखिएगा इस साइड में, तो इस साइड में आपको मिलेगा बरेली और ऊपर में जो है यहाँ मुरादाबाद मिल जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर तो कन्नौज है ही है। तो इस तरह से जब ग्राफ बनाइएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर पहला गंगा नदी में कौन मिलेगा? तो राम गंगा मिल जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राम गंगा नदी। क्लियर। राम गंगा नदी कहाँ से निकल के आती है? तो नामिक हिमनद से निकल के आती है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच होकर के गुजरती है। आजकल एक नया नाम पड़ गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सभी लोग जानते हैं कि ये भारत का पहला जो है नेशनल पार्क था। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका नया नाम राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही होकर के रामगंगा नदी प्रवाहित होती है
और कन्नौज के पास आकर के गंगा में मिल जाती है, तो पहला नदी कौन हो गया? रामगंगा नदी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमपी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एमपी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी का जो ऊंचाई है वो 1300 कितना है? 50 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर है, जो कि महादेव श्रेणी में पड़ता है, पंचमढ़ी के पास पड़ता है। ये महादेव श्रेणी में पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ी पड़ता है। और ये कहाँ पर है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पड़ता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पंचमढ़ी में ही पड़ता है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। और झारखंड की अगर सबसे ऊंची चोटी करके पूछ लिया जाए तो पारसनाथ हो जाता है, जो कि 1365 मीटर है। पारसनाथ की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लेगा तो अनायमुड़ी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो अनायमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है अनायमुड़ी। और केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अनायमुड़ी कहाँ है? केरल की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में पड़ता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुड़ी क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया होगा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कभी कभी पूछ लेता है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले तो क्या बोलेंगे? डोडा बेटा बोलेंगे। डोडा बेटा की कितनी ऊंचाई? 2637 मीटर। और 2637 मीटर ये डोडा बेटा किस श्रेणी में आता है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा के पास मिलती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया था कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा के पास मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और सोन नदी कहाँ मिलती है? मनेर के पास दानापुर में। और हाजीपुर एवं सोनपुर के बीच में गंडक नदी मिलती है। ध्यान में रखिएगा, हाजीपुर और सोनपुर के बीच में जो है गंडक नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस मिट्टी का, देखिए भारत में किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होता है? निक्षालन प्रक्रिया पूछ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। निक्षालन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेसेस। और लीचिंग प्रोसेसेस जो है से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और लेटेराइट मिट्टी जो होता है काजू की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। काजू की खेती आजकल देखिएगा तो केरल में जो है सर्वाधिक होता है। तो लेटेराइट मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर मिलता है? केरल में मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। क्लियर? और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी में क्या उपज होता है? कपास की खेती अत्यधिक होती है। इसीलिए आप देखिएगा महाराष्ट्र वगैरह में कपास की खेती, गुजरात में ज़्यादा होता है। क्लियर? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। क्लियर? लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। और लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है तमिलनाडु में मिलता है। और लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ध्यान में रखिएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? देखिए अंतिम नदी बिहार के बारे में पूछ रहा है। तो बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम नदी जो है वो महानंदा है, जो कि देखिएगा कटिहार में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? महानंदा कटिहार के पास आकर के मिलती है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा।
और बिहार एवं यूपी के बीच जो है सीमा जो है 3 नदी बनाती है। ध्यान में रखिएगा, बिहार और यूपी के बीच जो सीमा बनता है वो 3 नदी मिलके बनाता है। कौन कौन नदी है? घाघरा, घाघरा को सरयू नदी के नाम से जानते हैं, गंडक और सोन नदी, ये तीनों मिल करके बिहार का जो है सीमा बनाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश का। क्लियर? और कोसी नदी तो आप जान ही रहे हैं। कोसी नदी गंगा में कहाँ आके मिलता है? ये कुर्सेला के पास आकर मिलता है। कुर्सेला भागलपुर में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस मिट्टी में पानी को बनाकर रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए, भारत में किस मिट्टी में पानी को बनाकर रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? किस मिट्टी में जो है क्षमता होता है कि पानी को हम सर्वाधिक दिनों तक, सर्वाधिक समय तक रख सकें? तो वो कौन होता है मिट्टी? काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और काली की मिट्टी में कौन सा खेती होता है? कपास की खेती होता है। काली मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में, एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करती है? भारत में सबसे पहले मानसून जो है कहाँ प्रवेश करती है? तो केरल में प्रवेश करती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, केरल में जो प्रवेश करती है 1 जून को प्रवेश कर जाती है। कब करती है? 1 जून को प्रवेश कर जाती है केरल में। और सबसे बाद में जो पहुंचती है मानसून, वो कहाँ पहुंचती है? पंजाब में पहुंचती है। क्लियर? सबसे बाद में कहाँ पहुंचती है मानसून? पंजाब में पहुंचती है। और सबसे पहले अगर लौटेगा मानसून तो कहाँ से लौटेगा? तो पंजाब से ही लौटेगा, क्योंकि पंजाब में बाद में पहुंच रहा तो वहीं से न लौटेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो लौटेगा मानसून, लौटती हुई मानसून, वो पंजाब हो जाएगा, और सबसे बाद में जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। क्लियर? अब मानसून तो जान ही रहे हैं, मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बार बार एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। मानसून किस भाषा से संबंधित है? तो अरबी भाषा है। मानसून जो है कैसी भाषा है? अरबी भाषा है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की बौछार नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाय की बौछार नाम से प्री मानसून, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। कहता है चाय की बौछार नाम से प्री मानसून को कहाँ जाना जाता है? यानी कि चाय की बौछार, प्री मानसून का जो नाम है, अनेक नाम है और हर एक जगहों पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे में असम में इसको चाय बौछार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। असम में किस नाम से जानते हैं? चाय बौछार के नाम से जानते हैं। टी सावर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? टी सावर के नाम से जानते हैं। और टी सावर तो हो गया कहाँ? असम में। और बंगाल में किस नाम से जानते हैं? बंगाल में जो है नारबेस्टर के नाम से जानते हैं। किसको? इसी प्री मानसून का नाम बता रहे हैं। प्री मानसून को बंगाल में नारबेस्टर के नाम से जानते हैं और असम में टी सावर के नाम से जानते हैं, जिसको चाय की बौछार भी कहते हैं। क्लियर? और बिहार और उड़ीसा में जो है काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। बिहार और उड़ीसा में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा? और मैंगो साबर, चेरी ब्लॉसम दक्षिण भारत में जानते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में प्री मानसून का जो नाम है वो क्या है? मैंगो साबर है, चेरी ब्लॉसम है। ध्यान में दम रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर से। जैसे चाय की बौछार, इसको टी सावर बोलते हैं, असम में बोलते हैं। नारबेस्टर बंगाल में बोलते हैं। काल बैसाखी बिहार और उड़ीसा में बोलते हैं। मैंगो साबर दक्षिण भारत में बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम दक्षिण भारत में बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन असत्य है? निम्न में कौन असत्य है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य है और फसल है। ध्यान में रखिएगा, बिहार, बिहार में कहता है कि मखाना, मशरूम, लीची ये सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो ये बिल्कुल सही है।
मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है बिहार में ही होता है। मशरूम का भी बिहार में होता है। लीची का भी सबसे ज़्यादा जो होता है उत्पादन बिहार में ही होता है। तो ये ऑप्शन 1 नंबर सही हो गया। उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूँ होता है, आलू भी होता है। बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है ये भी, 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। केरल में मसाला और रबड़, ये दोनों सही, ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो कथा कौन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं मिला, अर्थात ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। क्या है? सभी सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है कब बना था? तो 1967 ईस्वी में बना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 ईस्वी में बना था और उस समय जो है मुख्यमंत्री जो है महामाया प्रसाद बने थे। 1967 में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बने थे वो महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे। और इन्हीं के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर को बनाया था। शिक्षा मंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में इंग्लिश की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूँकि उस समय जो था इंग्लिश में अधिकतर लोग जो होता था फेल हो जाता था, जिसके कारण से जो होता है बिहार की लिटरेसी बहुत गिरते जा रहा था। यही सभी देख करके ये 1967 ईस्वी में स्कूलों में इंग्लिश की पढ़ाई को अनिवार्यता को क्या किया? समाप्त कर दिया। कब से? इसी 1967 ईस्वी में। क्लियर? जब गैर कांग्रेसी सरकार बने। और 1967 में छात्रों को जिगर का टुकड़ा जो कहा था, ये महामाया प्रसाद जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने ही कहा था। क्या कहा था? बिहार के छात्रों को क्या कहा था? जिगर का टुकड़ा कहा था। बिहार के छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। कब? 1967 ईस्वी में। किसने कहा था? महामाया प्रसाद, मुख्यमंत्री बिहार के। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। इन्हीं के कार्यकाल में अंग्रेजी की अनिवार्यता को क्या किया? सरकारी स्कूलों से समाप्त कर दिया। शिक्षा मंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो कौन है? एन्नौर बंदरगाह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। तो क्लियर हो गया होगा। अब भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं बल्कि सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह है, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर? भारत में 14 ऐसे बड़े बंदरगाह है। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 14 बड़े बंदरगाह है। 3 गो तमिलनाडु में है और 3 गो महाराष्ट्र में है। तो 6 गो तो ऐसे हो गया। और अब इधर सब में 1 गो 2 गो है। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग देख लेते हैं तो महाराष्ट्र में 3 गो कौन कौन था? बंदवान है, नानवा सोहा है और बम्बई है। क्लियर? और तमिलनाडु में कौन है? एन्नौर है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है। तो ये 6 गो क्लियर हो गया होगा। केरल में कौन है? केरल में एकमात्र है कोच्चि बंदरगाह। क्लियर? कर्नाटक में कौन है? मंगलुरु बंदरगाह। गोवा में कौन सा है? मरमा गोवा बंदरगाह। तो 3 गो इधर से क्लियर हो गया। तो 6 3 9 हो गया। गुजरात में कौन है? तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम दे दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से अब जाना जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। एक आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्लियर? और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो अगर पूछेगा तो मुंबई है, बम्बई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है
कौन है? बम्बई बंदरगाह है। तो क्लियर। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है और हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एक बंदरगाह जो बच गया, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का है, सभी लोग जान रहे हैं। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है। क्लियर हो गया होगा। और लिंगानुपात सबसे जो है इससे हरियाणा से भी कम है किसमें? और दमन एवं दीव है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो गया? हरियाणा हो गया। और हरियाणा से भी कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है जगह जो हो गया वो दमन द्वीप हो गया, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो बिहार है। सभी लोग जान रहे हैं 1106। बिहार में कितना व्यक्ति? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। दूसरा स्थान पर कौन? WB यानी कि वेस्ट बंगाल। तीसरे पर केरल है। क्लियर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जगह में रहता है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कौन है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक जिप्सम जो है राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। जिप्सम चूना पत्थर, CaCO3 संगमरमर, ये सभी राजस्थान में पाए जाते हैं। चूना पत्थर, जिप्सम, CaCO3 को ही संगमरमर बोलते हैं, ये सभी राजस्थान में पाया जाता है। जिंक भी राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? शैम्पेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार में निवास करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडमान निकोबार में ओंगे जनजाति भी पाया जाता है, अंडमानी भी पाया जाता है, निकोबारी भी पाया जाता है। क्लियर। और उत्तराखंड में जो है थारू जनजाति पाया जाता है और भोटिया जनजाति पाया जाता है। थारू जनजाति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। थारू जनजाति का जो लोग होते हैं वो दीपावली को क्या करते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग साम्राज्य को मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम किसने मिला लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग साम्राज्य को मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम किसने मिला लिया था? तो महापद्म नंद ने मिला लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और महापद्म नंद ने जब कलिंग साम्राज्य को मगध में मिला लिया था तो एक राट की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था? एक राट की उपाधि धारण किया था। क्लियर। और 261 BC में अंतिम रूप से मगध में मिला लिया था कौन? अशोक जो है कलिंग को अंतिम रूप से यानी कि पूर्ण रूप से जो है मगध में मिला लिया था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने। क्लियर हो गया होगा। और कहता है कि इसी समय उपगुप्त जो थे निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। उपगुप्त नाम का जो व्यक्ति थे, एक बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था और उसी समय से बौद्धिस्ट हो गए थे। बौद्धिस्ट होने के बावजूद भी अशोक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने हिंदू धर्म को भी मानता था। तो क्लियर हो गया होगा। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से बिंबिसार ने विवाह किया था। वैशाली की नगर वधू जो थी आम्रपाली से किसने विवाह किया था? बिंबिसार ने विवाह किया था। और आम्रपाली का जो पुत्र हुआ
उस पुत्र का नाम क्या था? जीवक नाम था। ध्यान में रखिएगा, जीवक जो थे एक बहुत बड़ा चिकित्सक थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध की चिकित्सक व्यवस्था का इलाज किया था। तो क्लियर हो गया होगा, जो कि आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के देख रेख के लिए चिकित्सक के रूप में किसको भेजा था? जीवक को ही भेजा था। जीवक कौन था? बिंबिसार का ही पुत्र था। और बिंबिसार का किसके साथ शादी हुआ था? आम्रपाली के साथ। आम्रपाली का बेटा था जीवक। जीवक एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को क्या किया था? चिकित्सा प्रदान किया था। तो इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई? बिहार क्षेत्र की चर्चा जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो सर्वप्रथम जो चर्चा हुआ था वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा किया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा किया था? तो देख लेते हैं सभी ऑप्शन को। फाहियान, ये फाहियान जो है बिल्कुल एकदम सही है। बिहार की यात्रा क्या था? बिहार की यात्रा क्या था? फाहियान। फाहियान कहाँ के थे? चीन के यात्री थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। क्लियर। और फाहियान का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था फोयोकी। क्लियर। मेगास्थनीज के बारे में दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मेगास्थनीज भी जो थे ये यूनान के यात्री थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि बिहार में आए थे। यूनान के यात्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्हीं का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था इंडिका। और इंडिका से ही बिहार का जो है वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ह्वेनसांग जो थे कहाँ के व्यक्ति थे? ये भी चीन के व्यक्ति थे। और ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? CU की लिखा था। CU की कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन का 2 राजधानी था। कौन कौन राजधानी? पहला राजधानी जो था थानेश्वर में था, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और दूसरी राजधानी जो थे कन्नौज में थे। और कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जस्ट हम ऊपर में बता रहे थे कि गंगा नदी निकलती है देवप्रयाग से, जैसे निकलती है उसमें आ कर के कहाँ से मिल जाता है? रामगंगा नदी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो कन्नौज नदी के पास ही मिलता है। और उसी कन्नौज को हर्षवर्धन ने क्या बनाया था? दूसरी राजधानी बनाया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सभी लोग जानते हैं इसका कि शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। क्लियर हो गया होगा। शेरशाह का मकबरा जो है इसके पुत्र ने बनवाया। हालांकि शेरशाह के शासनकाल में ही बनना चालू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, बनवाना प्रारंभ कर दिया था। कौन? शेरशाह ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था, जिसको इस्लाम शाह ने इसको पूर्ण रूप किया था। क्लियर। और शेरशाह का ही देन है कि पाटलिपुत्रा का नाम पटना के रूप में पड़ा। आज भी हमको पटना के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो थे कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, A.O. ह्यूम। और W.C. बनर्जी जो थे वो क्या थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GI टैग और राज्य से संबंधित है।
जीआई टैग देखते हैं, मरचा चावल, मिथिला मखाना, देखिए बिहार राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है, बिल्कुल एकदम सही है। मरचा चावल को जीआई टैग मिला है जो कि बिहार का उत्पाद है, और मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है जो कि बिहार का ही उत्पाद है। ये ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर। सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई भी बिहार का क्या है, ये उत्पाद है। अप्तलिक जिसको खटवा बोलते हैं, ये बिहार का ही क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी ये ऑप्शन सही हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है सिक्की ग्रास, सिक्की ग्रास शाही लीची, ये उत्तर प्रदेश का है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिक्की ग्रास और शाही लीची जो है ये भी जो है बिहार राज्य का ही उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित यही नहीं हो गया, ऑप्शन सी। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। सिक्की ग्रास और शाही लीची जो है वो बिहार का ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो क्लियर, जो कि ऑप्शन में यूपी दे दिया है तो गलत हो गया, और गलत ही खोजना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु परीक्षण, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षण होना चाहिए था, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, परीक्षण कर लीजिएगा आप लोग, परमाणु परीक्षण होगा। क्लियर। तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट का कोड नाम क्या था। ये परमाणु परीक्षण है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये क्या है, परमाणु परीक्षण है जो कि पोखरण में हुआ था, और जिसका कोड नाम जो था क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और सेकेंड जो हुआ था वो कब हुआ था, पोखरण 2 हुआ था, और पोखरण 2 जो हुआ था वो परमाणु परीक्षण कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जो कि दूसरा पोखरण हुआ था, पोखरण 2, जिसका कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो थे वो 18 मई को किया गया था 1974 ईस्वी में। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और ये ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था 1998 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था। तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो लिटिल बॉय गिराया गया था, और लिटिल बॉय को जानते हैं आप लोग कि कब गिराया गया था, 6 अगस्त को गिराया गया था। बहुत ही विध्वंसक घटना हुई थी हिरोशिमा पर, जो कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी शहर पर एक फैटमैन नाम का परमाणु बम गिरा दिया गया था, जो कि प्लूटोनियम 239 का बना हुआ था। फैटमैन जो है किसका बना हुआ था, प्लूटोनियम 239 का बना हुआ था। और लिटिल बॉय जो थे, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसको यूरेनियम 235 से बनाया गया था। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कहीं आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था, एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर जो आत्महत्या किया था वो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध में बुरी तरीके से हार हुआ था, और एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया था। और पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, उसी समय से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लिथियम की खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो अर्जेंटीना के साथ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिएगा। किसके साथ किया है, अर्जेंटीना के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया, जो कि कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये दक्षिण कोरिया लगाया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, क्या होती है? तो डीऑक्सी राइबोस होता है। डीऑक्सी राइबोस होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? यानी कि गंगा शहर के बारे में पूछ रहा है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर। देखिए बहुत ही हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। 2 शहर हैं, वाराणसी और प्रयागराज। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका व्याख्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका व्याख्या करता है? तो किसका व्याख्या करता है? राजनीतिक नीतियाँ, राजनीतिक से संबंधित यह पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और अर्थशास्त्र को जो है मैकियावेली के प्रिंस से जो है ना तुलना किया जाता है। किससे तुलना किया जाता है? मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है, जो कि इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सक्रिय ज्वालामुखी जो है एकमात्र है, भारत में जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और कौन है? वो बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप जो है कहाँ पड़ता है? ये निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। एकदम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कौन है? तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा, देखिए ये क्वेश्चन में फंसा दिया गया है, सभी लोग को ध्यान में रखिएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात पूछ लिया है, जबकि प्रथम तो सभी लोग जान रहे हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कहता है कि कौन सी नदी पर नदी बनाती है? तो ये पहला तो सभी लोग जान रहे हैं कि शरावती नदी है। पहला शरावती नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और दूसरा पूछ लिया है, तो दूसरा जो है कावेरी नदी पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कावेरी नदी पर, जो कि कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो क्लियर? और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन था? भारत का सबसे बड़ा प्रथम जो था वो जोग जलप्रपात था। और कहाँ पड़ता है? शरावती नदी पर। क्लियर? कर्नाटक राज्य में ही है। और दूसरा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है। क्लियर? दूसरा कावेरी नदी पर है। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन है? कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ध्यान में रखिएगा। और प्रथम जलप्रपात जो थे जोग, सबसे बड़ा जलप्रपात वो प्रथम जो थे वो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। तो क्लियर हो गया होगा। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात अगर पूछेगा तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी में है। शरावती नदी पर पड़ता है।
और दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर पड़ता है। और ये दोनों जो है जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय में पड़ता है ये। क्लियर? जो कि ये उत्तराखंड का भाग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा काल में तांबे की रथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे की रथ का खोज किस स्थान से हुआ है? हड़प्पा काल में तांबे की रथ का खोज जो हुआ है किस स्थान से हुआ है? तो दैमाबाद से हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, यानी कि पहले जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम क्या था? कृष्णागिरी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णागिरी नाम था। किसका नाम था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की प्राचीनतम शैलें बने थे। देखिए शैल के बारे में पूछ लिया है और ये अंतिम क्वेश्चन है। विश्व की प्राचीनतम शैल बने थे, यानी कि शैलें जो बना हुआ था सबसे प्राचीनतम वो कौन थे? कहाँ पर थे? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये बना था। क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार।